नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आज हम बदलते समय और मूल्यों के दौर में विचार श्रृंखला की कड़ी में जो विषय लेकर आए हैं, हम और हमारा परिवार, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, जो एक साहित्यकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, फिल्मी दुनिया से भी संबंध है, मीडिया से भी संबंध है और बहुत बड़े साहित्यकार है। तो आपका बहुत स्वागत है सर, हार्दिक स्वागत, वंदन आपका, नमस्कार, प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आपके साथ सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हमारे पिलकेंद्र अरुणा साहब जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर पथगामिनी के स्टूडियो में। आप दोनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। पथगामिनी परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन मैं करती हूँ। तो आज हम अभिनंदन, स्वागत, ये इको इको हो रहा है, थोड़ा सा माइक ऑफ करें, इको हो रहा है, इको हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। तो मैं बता दूं कि आप दोनों ऐसे ब्रांडेड हैं कि आप लोगों का परिचय देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। एक ब्रांड का परिचय नहीं दिया जाता है। आप देखते हैं कि व्यंग्यकार हमारे जो पिलकेंद्र अरोड़ा साहब हैं, रोज सवेरे लाल रंग के बॉक्स में एक छोटे से व्यंग्य से अपना परिचय और एक अपना प्रातः वंदन नमन कर देते हैं। तो आप से कोई अपरिचित नहीं है। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और मैं श्रोतागण से चाहूंगी जल्दी जल्दी जुड़ें, क्योंकि आज एक ऐसे विषय पर हम बातचीत करने के लिए आए हैं जो कि हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। देखिए, हालांकि वाजपेयी सर पिछली कड़ी में थे, आप ही से शुरू हुआ था और आपके साथ हम एक और शख्सियत को साथ ले आए हैं आज की बातचीत में, ताकि कुछ इस पर ठीक से प्रकाश और डाला जा सके और सबके मंतव्य को जाना जा सके। वैसे समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो जो मनुष्य है, एक व्यक्ति अपने आप में पूरा एक समाज है, पूरा समाज लेकर चलता है, पूरा घर लेकर चलता है, लेकिन उस व्यक्तिगत समाज का निर्माण परिवार से ही होता है। उसी परिवार से, जिस परिवार में वो पाला पोसा जाता है, जन्म लेता है, पैदा होता है। और आज के समय में जैसा अगर कहा जाए, जैसा कैसा कहा जाता है कि विध्वंस के पश्चात ही निर्माण संभव है। तो क्या प्रश्न ये उठता है कि जो बदलते मूल्य हैं, परिवर्तन का समय चल रहा है, बहुत तेजी से दौर जो देखा जा रहा है, और ये अभी तो थोड़ा बहुत डगमग दिखता था, तो बहुत पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि परिवर्तन का दौर बहुत तेजी से चल रहा है। तो क्या कोई नया सृजनात्मक समाज गढ़ने हम जा रहे हैं? क्या नया सृजनात्मक परिवार गढ़ने जा रहे हैं? ये कौन सी घड़ी चल रही है? कैसा समाज चल रहा है? और इस समय जबकि समाज में, परिवार में मूल्यों का बहुत तेजी से विघटन हो रहा है, इस पर बातचीत करना हमारे लिए बहुत जरूरी बन जाता है। और हम देखेंगे कि आज हम कहाँ खड़े हैं, किस जगह खड़े हैं। अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों को यहाँ कोट करना चाहें तो कर सकते हैं कि उन्होंने कहा था कभी, मेरे पास किताब में लिखा हुआ मिला उनका, कि पुराने मूल्य और पुरानी चीजें सारी खराब नहीं होती, बेकार नहीं होती, और सारी नई अच्छी और सही नहीं होती। दोनों को मिलाकर तालमेल करके जो उचित हो उसे अपनाना चाहिए। तो हम कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, हमें बात इस पर करनी है। तो मैं आप सबको, श्रोतागण को जोड़ते हुए, जो जुड़े हैं, जो जुड़ेंगे, आप सभी का अभिनंदन करते हुए मैं इस पथगामिनी के स्टूडियो में आप सबका स्वागत करते हुए मैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी से कहूंगी कि पिछले कड़ी में आप थे और आप बात को प्रारंभ करें। और पिछली कड़ी में चूंकि समग्र रूप से जरा हर विषय को हम लोग ने छुआ था, लेकिन अब हम एक एक इकाई को उठाएंगे, उस पर बातचीत करेंगे, मनन चिंतन करेंगे और देखेंगे कि हो क्या रहा है, आखिर कहाँ खड़े हैं हम, परिवार कहाँ खड़ा है, हम कहाँ खड़े हैं ऐसे दौर में, जबकि सूचना का केंद्र बन गया है, केवल पेरेंट या बड़े बुजुर्ग सूचना के केंद्र बन गए, सूचना दी जाती है ना कि सलाह मशवरा। तो कहाँ क्या विघटन कैसे हो रहा है, क्या होने वाला है,
आप सबका स्वागत है आपका। आप आए, अपनी बात को रखें। और हमारे श्रोतागण में मीनाक्षी जोशी जी जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मीनाक्षी जी, नमस्कार, प्रणाम आपको। और मैं आपको बता दूं कि मैं शुरू करवा कर मैं जाऊंगी बुलौआ देने, और बुलौआ दे चुकी हूँ एक बार, लेकिन फिर से श्रोतागण को मैं एक बार बुलौआ दे दूं ताकि इस कथा को सुने। बहुत जरूरी है इस विषय से जुड़ना और समझना। और मीनाक्षी जी बहुत बहुत नमस्कार, नमस्कार कर रही हैं आप। बाल कृष्ण शर्मा जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है अरे सर आपका, आप लोगों का जी। प्रणाम, प्रणाम आप लोगों को जी। सर आप शुरू करें, मैं अब अपनी आवाज बंद करती हूँ और इस विषय को आगे बढ़ाते हुए अपने बात को रखें आप लोग। स्वागत है सर, स्वागत है आप लोगों का। बहुत बहुत आभार। और जब कहीं अंधेरा हो तो एक दिया जो है वो भी बहुत उसकी महत्व बढ़ जाता है, उस दिए का भी, उस दिए की रोशनी का भी। तो वही वाली बात है करीब करीब, जो अभी स्थितियां जो हैं देश में हर तरफ, उनको अगर जहन में रखें तो बहुत दुख भी होता है, क्षोभ होता है। क्योंकि हम अगर समाचार देखने बैठ जाएं, अखबार पढ़ लें या कोई चैनल देख लें, तो हम मतलब घबरा जाते हैं कि ये वही भारत है, ये गौतम गांधी वाला भारत है, ये भगवान राम और कृष्ण वाला भारत है, ये वो सर्वे भवन्तु सुखना वाला भारत है, या वो ये सती सावित्री वाला भारत है। जितने आप नाम लीजिए, लेकिन आदर्श तो भरे भरे पड़े हमारे देश में। और हम जाहिर है कि हमारी संस्कृति महान है तो है, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो अब बात आती है जहां तक, अब हमने इसको सीमित किया है परिवार को लेकर। परिवार व्यवस्था हमारी जो है, और पिलकेंद्र जी हमारे साथ हैं बातचीत में, तो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आज जो के युवा है, युवा पीढ़ी है, और खासकर वो लोग जिनका गांव से बहुत ज्यादा संबंध नहीं रहा है, वो तो शायद इस बात को पता नहीं, वो उनको ये इन बातों का पता भी है या नहीं पता है कि एक जिस तरह संयुक्त परिवार होते थे, और बहुत पीछे चले जाएं, तो जब स्कूल, जो हमारा देश आजादी के बाद और एक नया जो है भारत जब उस समय बन रहा था, और ऐसा भारत हमें मिला था, अंग्रेज जो छोड़ कर गए थे, जो गांव में था, जहाँ 90% निरक्षरता थी, जहाँ सुई भी नहीं बनती थी। अब उस समय, तो उस क्रम में आप देखिए कि परिवार में जब बच्चे पढ़ने जाते थे, एक बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। और उसके बाद जब वो कहीं होता कि उनको उस शिक्षा में आगे बढ़े वो, तो कहीं वो शहर में या छोटे शहर में उनको, जहाँ कहीं उनके मामा हो, कहीं उसके मौसा हो, कहीं उसके फूफा हो, या कोई हो, वो वहां चले जाते थे। मतलब, और वहां कोई ये नहीं होता था। और वो एक बड़ा स्वीकृत सी बात थी। इसी तरह से मुझे नहीं लगता कि कितने बच्चे, मेरे ख्याल से अधिकांश बच्चे जो ससुराल में शादी होकर लड़की जाती थी, तो फिर जब वो अ, जिसको कहते हैं फैमिली वे में जब बच्चा होने को होता, तो वो जाहिर है कि मायके आती थी, और फिर बच्चा जब अच्छा खासा बड़ा हो जाए, 3-4 महीने, तभी वो वापस। तो ये एक व्यवस्था थी। और वही संयुक्त परिवार में तो 3-3 भाई जो है, 2-2 भाई जो है, पूरा मतलब जैसे सुविधा के अनुसार घर के हिसाब से वो सब साथ रहते थे। बच्चे सब, ये नहीं होता था कि ये मेरा बेटा और वो भतीजा है और ये वो छोटा। तो वो जो उस तरह से बच्चे पलते बढ़ते थे, उस परिवार को, संयुक्त परिवार को देखते सुनते, तो उसी तरह का उनमें वो उस तरह के जो है विकास होता था उनका, एक सामूहिकता को लेकर के। फिर वो अभी स्थितियां देखिए, अब उससे अब हम तुलना करें तो अगर कोई मेहमान आ जाए तो बच्चों को बहुत प्रार्थना करनी पड़ती, भाई मिल लो थोड़ा सा, अंकल आए, आंटी आए। तो वहां से बात शुरू करते, बहुत व्यापक विषय है, पर हम इसी से यहाँ से सिलसिला शुरू करते, कैसे हमारी परिवार व्यवस्था, जो आज हम जो परिवेश देख रहे हैं, उसमें कैसे छिन्न भिन्न हुई है और क्यों हुई है, और उसके क्या हमें वो जो फलित हैं उसके परिणाम क्या देखने पड़ रहे हैं। क्रिकेट जी। हाँ, अच्छा अच्छा, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं पथगामिनी और पथगामिनी
की यशस्वी निदेशक मंजुला श्रीवास्तव जी को हार्दिक बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण विचार श्रृंखला का आयोजन उन्होंने इस पटल पर किया, और उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के एक वरिष्ठ कवि साहित्यकार, जो आकाशवाणी के पूर्व उप महानिदेशक भी रहे, श्रद्धेय वाजपेयी जी के साथ चर्चा करने का या उनके सानिध्य में चर्चा करने का एक सौभाग्य, एक स्वर्णिम अवसर प्रदान किया। इस समय में मैंने जो सोचा था इस बारे, आपने काफी अच्छी शुरुआत की और बताया कि कैसे जो संयुक्त परिवार थे उनका विघटन हुआ और अब एकल परिवार में वो परिवर्तित हो गए हैं। नई पीढ़ी के लोगों को तो पता भी नहीं होता कि वे कितने भाई और कितने दादा और चाचा सब हमारे साथ में रहा करते थे। एक समय वो था, अब तो एकल परिवार वाली जो शैली, आधुनिक जीवन शैली है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि हर आदमी चाहता है कि वो स्वतंत्र रहे, उसके कार्य में कोई हस्तक्षेप न रहे। और पिछले दिनों तो कोविड के कारण भी एकल परिवार का चलन ज्यादा हो गया था बीच में। और तो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में वहीं से एक अंतर उत्पन्न होता है। जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता था, उनके अनुभवों का लाभ मिलता था, उनका मार्गदर्शन मिलता था। लेकिन आज क्या है एकाकी परिवार में? मान लीजिए एकाकी परिवार में पति पत्नी और दो बच्चे हैं, और एक बच्चा कहीं बाहर पढ़ रहा है, एक बच्चा कहीं सर्विस कर रहा है, तो परिवार तो खत्म हो गया, दो ही लोग रह गए उसमें। तो जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या बाहर कहीं सर्विस कर रहे हैं किसी मल्टीनेशनल में, उनसे न तो हमारा कोई डायरेक्ट संवाद हो पाता है, न कोई संबंध बन पाता है, न हम उनको पूरी तरह संस्कारित कर पाते हैं। संयुक्त परिवार में संस्कारों का आदान, संस्कारों का तो आरोपण बच्चों में हो ही जाया करता था, लेकिन एकल परिवार में संभव कहाँ है? एक व्यक्ति है, वो व्यापार में है, व्यवसाय में दिन भर अपना काम करता है, या नौकरी में वो सुबह जाता है, शाम को ऑफिस से आता है। बच्चा पढ़ रहा है या दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो कहाँ संस्कार के पोषण या संस्कार के आरोपण का तो समय मिल ही नहीं पाता। बहुत पहले अटल जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की थी कि हमें शिक्षा नहीं देना बच्चों को, हमें सुशिक्षा देना है। मतलब संस्कार सहित शिक्षा देना है, मतलब नैतिक शिक्षा भी देना है, धार्मिक शिक्षा भी देना है। लेकिन ये सब बातें कागज पर ही रह गई। स्कूलों में कोई नैतिक शिक्षा या धार्मिक शिक्षा इस ढंग से दी भी नहीं जाती, और अगर दी भी जाती है कहीं तो उसको छात्र उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितनी गंभीरता से वो दूसरे विषयों को लेते हैं जिनका संबंध उनके कैरियर से होता है, डायरेक्ट उनके फ्यूचर से होता है। जबकि वो बुनियादी चीजें, नैतिकता और चारित्र, आज हम बात करते हैं सब दूर मूल्यों का पतन हो रहा है, आदर्शों का पतन हो रहा है। मुझे तो लगता है इसके पीछे बाजारवाद ज्यादा हावी हुआ है। ये सब कुछ, सारा जो खेल है, ये बाजारवाद का ही है। बाजारवाद ने ही मनुष्य को आर्थिक मनुष्य बना दिया है। वो एक मशीन बन गया है, वो व्यस्त हो गया है और पैसे कमाने की मशीन बनकर रह गया है। वो ना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मुझे लगता है बाजारवाद के कारण धर्म खत्म हो गया है, मोक्ष अलग चला गया है। सिर्फ अर्थ और काम, मतलब कामनाएं और अर्थ कमाना, यही मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य बनकर रह गया है। वो चाहता है उसका जीवन तेजी से ऊंचा हो। वो कॉलोनी में रहता है, देखता है भाई पड़ोस का मकान इतना अच्छा बना है, वो नई कार लेके आए, मैं भी क्यों नई कार लेके आ जाऊं। तो ये बाजारवाद के कारण मुझे लगता है कि हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, जो चारित्रिक मूल्य हैं, जिनको मानवीय मूल्य कहते हैं, उनका बहुत तेजी से पतन हो रहा है। वो जो आपने कहा ना कि मीडिया की कुछ खबरें आप सब लोगों ने पढ़ी, मैंने कुछ खबरें नोट की आज के कार्यक्रम के लिए विशेष, मुझे याद आया तो मैंने कहा इन खबरों को नोट करना चाहिए। आज परसों की घटना है हमारे मध्य प्रदेश की सिवनी की। एक मौसा ने एक मौसा लगता है रिश्ते में, वो दो बच्चों का मर्डर कर दिया, क्योंकि वो उस बच्चों की माँ के तरफ उसका एक तरफा प्रेम था। उस माँ को नहीं पता 6 और 9 साल के दो मासूम बच्चों का वध कर रहा है एक मौसा। ये परिवार वाली बात है। हम पिछले दिनों हमने देखा वो सोनम वाला केस है कि कैसे एक नवविवाहिता अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर देती है। कहाँ है परिवार, कहाँ है मूल्य? हम वो नीले ड्रम वाला केस अभी तक बार बार कहते हैं कि नीले ड्रम में कैसे वो प्रेमी और पत्नी ने मिलकर पति की हत्या कर दी थी। एक पुत्री ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर माँ बाप की हत्या कर दी। कितनी मतलब दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण समाचार पढ़ने को आजकल या देखने को मिल रहे हैं। हमने अभी अभी पढ़ा कि नीट परीक्षा में कम नंबर लाने के कारण एक प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल तो संस्कारित होगा,
हाईली क्वालिफाइड होगा। एक प्रिंसिपल ने नीट परीक्षा में कम अंक लाने के कारण अपनी पुत्री की हत्या कर दी। एक पिता ने इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर की हत्या कर दी। अरे कहाँ है संवेदना? आपकी भावनाएं कहाँ गई? वो आपकी पुत्री है, आपने क्या करा? पुत्री की अब एक घटना, 2-3 घटनाएं और भी जिसमें हास्य पैदा होता है। पुत्री की शादी के पहले ही जो भावी सास है वो अपने भावी दामाद के साथ जाकर शादी कर लेती है। पुत्री की शादी नहीं हुई, भावी सास है अपने भावी दामाद के साथ भागकर शादी कर लेती है। एक और खबर ने मुझे बहुत कहना चाहिए चौंकाया कि एक समधन ने समधी के साथ विवाह कर लिया। अरे भाई क्या हो गया हमारे समाज को? और कितना पतन बाकी है। अभी तक तो हम जर जोरू जमीन के लिए हत्याओं की बात पढ़ते थे, संघर्षों की बात पढ़ते थे, लेकिन ये परिवार के रिश्तों में हुआ क्या? रिश्ते नातों को कौन सा ग्रहण लग गया है? जी जी, एक्चुअली क्या है, अब ये इतनी लंबी श्रृंखला है, इसमें मैं ये जो आप कह रहे हैं ना कि हुआ क्या है, हुआ ये है कि देखिए शब्द जो है वो कभी वो अपना असर जरूर दिखाते हैं। आज की तारीख में हर एक के हाथ में मोबाइल है, उस मोबाइल में लाखों अश्लील कहानियां हैं, उनमें कोई रिश्ता छूटा नहीं है। और बात इतनी नहीं कि वो अश्लील कहानियां परोसने वाले वो अंधाधुंध कमाई कर रहे हैं, वो तो छोड़ो, लेकिन जब आप एक अश्लील कहानी के व्यूज के पर देखते हैं तो आप घबरा जाते हैं। अगर उस किसी को 10 लाख लोग उस अश्लील कहानी को उन्होंने पढ़ा है तो 10 लाख में क्या 10 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिनका दिमाग फिर जाए? तो वो जो आप कहानियां बता रहे हैं वो सब उसी अश्लीलता का जो वातावरण बना है तो उसकी देन है, एक बात। लेकिन इस अपराधों की जब आप बात करें, थोड़ा सा पीछे और चलते हैं, हमें परेशानी वो चिंता तब होती है, दो घटनाओं का जिक्र बहुत जरूरी है। कुछ घटनाएं, अपराध तो रोज होते हैं, हत्याएं होती हैं, ये सब दुष्कर्म ये सब होता रहता है। वीडियो बंद हो गया शायद सर, हाँ, चले वीडियो देख ले। हाँ, वीडियो ऑफ हो गया। ऑडियो भी शायद तो कई बार जी आ गई। देखिए अब ये चौथी अर्थव्यवस्था भारत की राजधानी। नहीं, आपने मोबाइल पर और इंटरनेट पर टिप्पणी की ना, तो वो आदमी अपना अपमान कैसे बर्दाश्त करेगा? इंटरनेट तो मैं अपमान पहले नजर आता है जी। तो लगा मेरा अपमान हो रहा है मेरे द्वारा ही। तो मैं ये कह रहा था, देखिए पिलकिन जी कि देखिए कि कुछ घटनाएं होती हैं जिन पर समाज को गहन विचार करना चाहिए, जो मतलब कहीं ना कहीं पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरी व्यवस्था को हिला देती है। एक तो मैं आशा साहनी का जो है वो उसको नहीं भुला सकता, जहां परिवार की जरूरत क्या है। आशा साहनी अपने मरने के बाद 4 महीने बाद उसका कंकाल मिलता है, उसका बेटा अमेरिका से आता है, तो आता तो कोई माँ की वजह से नहीं आया था, लेकिन उसको एक फ्लैट था, उसकी नजर में था वो, तो आया था, तो वहां कंकाल मिला कौन से मंजिल पे। अब ये परिवार का, ये खाली एक इकलौती घटना नहीं, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं कि अब मतलब जैसे आपने कहा बच्चे विदेश चले गए, अब 2 बच्चे, उनमें से भी एक चला ही जाता है उस बुजुर्ग अवस्था में, कौन संभाले क्या करे। एक घटना और, वो अहमदाबाद में प्रोफेसर, और कोई 2-4 दिन का नहीं, 20 साल का प्रोफेसर पढ़ा रहा था, और वो 4 मंजिल पे अपनी बीमार माँ को ढो के ले जाता, बहुत बीमार, पर वहां से फेंक देता है। ये घटना मैं भूल नहीं पाया और शायद आजीवन भूल भी नहीं सकता। अब माँ और बेटे का संबंध है, माँ से बढ़ के मतलब, तो इसलिए ये जो है ऐसी चीजें जब होती हैं तो फिर ये जो है, इसके लिए इस कार्यक्रम की जैसे मंजुला जी ने शुरू किया है, तो हमारे समाज को, समाज शास्त्रियों को, हमारी संस्थाओं को, हमारे, अब मीडिया का तो हम क्या ही नाम ले, मीडिया पर से हम उम्मीद नहीं करते वो कभी समाज देश की बात करता ही नहीं, कभी जो उसको करना चाहिए वो गंभीर मुद्दों तो कभी आते ही नहीं, सिवाय झूठ फैलाना, अफवाहें फैलाना, घृणा फैलाना और बाहियात किस्म के चर्चाएं कराना। है, हम अपने मुद्दे पर हैं। तो जो मैं ये कह रहा था, जैसे आप बता रहे थे, एक तो मूल्यों का विघटन है। अब उसमें क्या है कि जो परिवार बचा है, अब देखिए ठीक है, संयुक्त परिवार टूट गए, चलिए फिर सिलसिला आगे बढ़ा, फिर वो ये भी हुआ कि औद्योगिकरण और जॉब के इसमें
तो वो भी अब जैसे 2 रह गए, अब उसमें अब माँ बाप दोनों कमाऊ हैं, तो बच्चा मेड के सहारे पल रहा है या टेलीविजन से संस्कार जो आप चिंता व्यक्त कर रहे थे। जब बुजुर्ग है नहीं तो कौन उनको राजा हरिश्चंद्र की कहानी बताएगा और कौन किसकी बताएगा, तो वो वैल्यू से कट गया। अब जो अभी जो संकट चल रहा है, जितने युवा हैं और जो जिस तरह का, उसमें एक तो बेरोजगारी की भयानक स्थिति है, अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, करके बैठे हैं, छोटा मोटा कहीं वो रोजगार उनको मिलता है तो उनका फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, फिर शादी नहीं करते। सबसे बड़ा संकट इस वक्त ये है कि कुछ 35 शहरों में, अपवादों को छोड़िए, लेकिन नगरों में, महानगरों में अब वो 35-35 साल, 40-40 साल तक शादियां नहीं कर रहे। शादी हो जाए तो फिर वो, पहले तो बच्चे होते थे और वो चलता था कि चलो वो अपना बच्चा अपना भाग्य लेकर आएगा, तो माँ बाप विवाह कर देते थे और जो है बच्चे होते। अब वो बच्चे भी नहीं होते, अब वो बेबी की प्लानिंग होती है और प्लानिंग बरसों लग जाते हैं, प्लानिंग ही नहीं हो पाती है। तो वो पूरी यानी परिवार व्यवस्था हर स्तर पे जो है उसके साथ सर मैं रोकूंगी कि इनके बच्चा प्लानिंग है ही नहीं है, बच्चा प्लान करने का कोई एजेंडा ही नहीं है। आज की पीढ़ी को शादी नहीं करेंगे, बच्चे नहीं पैदा करना चाहते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है, मेरे ही घर में है। नहीं, एजेंडा ही नहीं है, इनके जीवन में एजेंडा ही नहीं है ही नहीं है, नहीं मेरे एजेंडे में नहीं है, नहीं है तो नहीं, क्या कर सकते हैं आप। अब ये भी एक बड़ी मतलब गंभीर चिंता का विषय है। पहले तो 1 तक सीमित थे, हाँ ये भी चिंता का विषय है। और वो जो पता नहीं आपने कार्यक्रम कराया था, अब लिव इन जो है ना, अब जी मैंने कराया था, जी आप ही ने कराया था, कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ नहीं, और वो एक ये अजीब सी व्यवस्था जो है खड़ी हो गई उस। जी क्या बोलूं, क्या हो गया, स्थितियां बड़ी मैं थोड़ा सा विचित्र, थोड़ा सा मैं बीच में अपने श्रोताओं का नाम ले लूं। काफी हमारे सीनियर सिटीजन जुड़े हुए हैं। आदरणीय अंदा पाटनी जी जुड़ी हुई, पुष्पा कान्याल जी जुड़ी हुई हैं। जी बहुत बहुत प्रणाम, जी बहुत बहुत प्रणाम आपको। पुष्पा कान्याल जी हैं, अंदा पाटनी जी हैं, मीनाक्षी जोशी जी हैं, जयप्रकाश शर्मा जी हैं, और सभी हम देख रहे हैं जितने सीनियर सिटीजन्स हैं। और मैं क्या बोलूं, केवल मैं ही और आप ही इसमें नहीं है, इसमें काफी लोग जुड़ने वाले, जितने लोग सुनने वाले, चर्चा सुनने वाले हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनको कि सचमुच में समाज की चिंता है, सचमुच में उनको चिंता है। इसे पता चल रहा है कि किसको चिंता है, कौन जुड़ रहा है, कौन सुन रहा है। इस सुनने वालों से भी पता चलता है कि कौन क्या पसंद कर रहा है, क्या कहना चाहता जुड़ना है। तो नई पीढ़ी के लोगों को जुड़ना था, सीनियर सिटीजन नई पीढ़ी के लोगों को जुड़ना चाहिए, जिनके लिए कार्यक्रम नई पीढ़ी के लोग बिल्कुल जुड़ना नहीं पसंद करें। समय, उनके पास समय नहीं है सर, नई पीढ़ी के पास समय नहीं है बिल्कुल कि वो जुड़े, समय नहीं है उनके पास, है ना, बिल्कुल सही, समय नहीं है। अब देखिए, रात को अमेरिकन कंपनी में है तो रात को जाते हैं, दिन में जाते हैं 2 बजे, रात को आएंगे 12 बजे, कहाँ समय है इनके पास। दिक्कत ये है, बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मैं श्रोतागण से कहना चाहूंगा कि प्रश्न हो तो बताएं। जी कंटिन्यू करें। नहीं, मैं ये कह रहा तिलकेंद्र जी को यही कह रहा था कि देखिए, एक तो इन्होंने बताया जैसे बाजार, बिल्कुल सही बात है, सब कुछ ये जो बाजारवाद आ गया कि अब हमें ये मोबाइल नहीं है वो वाला चाहिए, ये गाड़ी नहीं वो चाहिए, उस हवस में, उस दौड़ में तमाम तरह के उसमें आर्थिक अपराध भी होते हैं, अपराध भी होते हैं। अब वो तो है ही है, वो सादगी और संतोष, वो मतलब वैल्यूज कैसे बदल जाती है। मैं जब विद्यार्थी था तो अगर कोई ट्यूशन, मतलब मैंने तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं तो टॉपर था खैर, लेकिन वो हमारे साथ में कोई ट्यूशन पढ़ता था तो माता पिता शर्मिंदा होते थे कि अरे उसको ट्यूशन पढ़ाना पड़ रहा है, मैं छोटे इंग्लिश का। अभी वो ट्यूशन तो एक मतलब जो नहीं पढ़ा रहा उसको लगता है कि अरे हम बच्चे, हमारे बच्चे तो ट्यूशन में पढ़ रहे हैं। तो वैल्यूज कैसे उलट पुलट जाती हैं, वो उसकी एक बात है। लेकिन जो एक तो आपने बाजारवाद पे जो उसका बताया, दूसरा वो उसमें आर्थिक विवशता सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, आज हम कोई चीज हो तो हम पश्चिमी सभ्यता को दोष देने लगते हैं। अब मैं तो अमेरिका इतना ज्यादा मेरा रहना हुआ, वहां के समाज को देखा, तो अब वहां भी जहां जितने इंडेक्सेस हैं आपके समाज में, ऐसे ऐसे वहां पे जैसे बहुत सारे देश हैं, वहां तो हॉस्टल में अलग अलग, उस समस्या नहीं कि बॉयज हॉस्टल अलग होगा, गर्ल्स हॉस्टल अलग होगा। फिर एक बहुत परिचित IAS अफसर है, लेखिका है, उनकी बेटी वहाँ थाईलैंड, सॉरी नीदरलैंड की बात है,
तो वहां तो, लेकिन वहां कोई केस की ऐसी रिपोर्टिंग नहीं, वहां तो वो साथ मतलब कॉमन है। तो ये जो हम दोष दे देते हैं उसमें, तो वो ऐसा सोचना भी गलत है वही कि वो चूंकि संपन्न है, बड़े बड़े अब ये ज्यादातर अपराधों में क्या है, जिस तरह के मतलब आर्थिक जो संघर्ष है, अभाव है, परेशानियां हैं, उससे तनाव है, उससे फ्रस्ट्रेशन है, उससे अपराध उससे निकलते हैं। बेरोजगारी इतनी भयानक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट उससे ज्यादा भयानक होता है। एक दफे आप मतलब कुछ बनना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, मजबूरन आप कर कुछ और रहे हैं, तो वहां भी तो ये उसमें आर्थिक जो व्यवस्था है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। अब वो बहुत सारे यूरोप के देश देखते ना, वो फिनलैंड देखते और देखते जो नंबर 1 रहते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो इसीलिए कि वहां एक ऐसा समाज उन्होंने बनाया है बाकायदा। अगर कैबिनेट है तो 50% महिलाएं हैं, 50% पुरुष हैं। ये है हमारे यहाँ तरह तरह की समस्याओं की बात करेंगे तो जो पुरातन ख्याल वाले वो फिर वहीं पे आ जाएंगे, नहीं नहीं इसलिए हो गया कि अब महिलाएं जो है वो घर से बाहर निकल गई हैं तो वो ऐसा हो गई है। तो मतलब हर चीज को वो हम गड्ढमंड कर देते हैं। अब जैसे आप बात करें तो उस पहलू पर भी आना जरूरी है कि चलिए सोनम और उड्रम वाला जो किस्सा है, लेकिन ये किस्सा भी अपनी जगह है कि जो जिसने उन्हें करोड़ों का सोना दिया और ये करोड़ महंगी कार दी, उसको दहेज की वजह से सुसाइड करना पड़ गया। अब ये भी तो एक सामाजिक हमारी सच्चाई है। यदि कहीं एक तरफा कहीं कुछ नहीं है, वो दोनों चीजें साथ के साथ चल रही हैं। अब होता यह है कि चूंकि हम वो ऐसा देश है जहाँ करवा चौथ होता है, जहाँ सती सावित्री का बट पूजन, इसलिए हमें सोनम और मुस्कान के किस्से थोड़ा बहुत ज्यादा डरा देते हैं और उसकी चर्चा भी बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन वो जो महिला पीड़न वाला है वो सिलसिला भी अभी जारी है। वो दहेज के नाम पे हो बच्चियों को, चलिए कानून आ गए लेकिन वो जांच परख और बच्चियों का वो न आने देना, अभी कितने हरियाणा के कितने तो गांव हैं, रेशियो वहां इतना अभी कम 100 से ज्यादा गांव है और वहां रेशियो वही 1000 पे 700 के आसपास जाने कितना पड़ रहा है। तो चीजें मतलब बदल भी रही हैं, लेकिन वो जो हमारी बुनियादी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं परिवार व्यवस्था से ही जुड़ती हैं। तो वो सारी चीजें भी हैं, जैसे बताया कि इतने सारे इसके आयाम हैं इस समस्या के। अब उसमें ये है, देखिए अब जो हम बात कर रहे हैं कि लंदन में एक अरोड़ा जी थे, वो लुधियाना के थे, तो उनके 50 साल हो गए शादी को, तो इंग्लैंड में डाक टिकट निकाला गया तो अरोड़ा दंपति का। तो मतलब ये सही बात है कि भारत में की परिवार व्यवस्था दूसरे देशों में उस तरह के वो वैल्यू सिस्टम इस तरह का था, राम और सीता का ये देश है, तो वो ठीक है। इसलिए हमें चिंता भी ज्यादा होती है और होनी भी चाहिए। कितने विदेशी यहाँ पर सिर्फ विवाह करने के लिए आते हैं कि वहां से इससे वो इतना ज्यादा प्रभावित हैं। तो यही एक चीजें जब अपने जो 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 जिसके लिए हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और जब वहीं पर हम वही चीजें हमारी टूटने लगे तो फिर मतलब ये चिंता होना बहुत जरूरी है। जी चलके लीजिए, आप बात आगे बढ़ाइए। आपने सही कहा कि आर्थिक कारण सबसे बड़ा है, आर्थिक कारण सबसे बड़ा है, मतलब बेरोजगारी जिसको कहें आप, बेरोजगारी के कारण जो आर्थिक समस्या है, आय न कमा पाने का जो दंश या दर्द है, उसका प्रतिशोध या प्रतिकार तो किसी न किसी रूप में युवा पीढ़ी के लोग लेते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में किसी भी ढंग से उसको लें। और मीडिया वास्तव में इन घटनाओं का जब महिमा मंडन करता है तो इससे घटनाएं और अधिक होती हैं। जब ये घटनाएं होती है तो आपको दो टीवी कार्यक्रम आते हैं, एक सावधान इंडिया और एक क्राइम पेट्रोल। ज्यादातर घटना जो होती है इन इस टाइप के सीरियल्स को देखकर ही होती है। ये परिवार का विनाश, सर्वनाश। वो एकता कपूर की हम लोग बात करते थे, एकता कपूर ने जो सीरियल शुरू किए थे, तमाम उसमें परिवार में विखंडन हुआ, लोगों में मतभेद पैदा हुए, लेकिन लोग बिल्कुल ऐसे उसको देखा करते थे जैसे कोई धार्मिक सीरियल रामायण देख रहे हो। इतना जबरदस्त आतंक था उनका, एकता कपूर के सारे पारिवारिक सीरियल। लेकिन मैं गलत नहीं हूं तो उसको पद्मश्री दी है भारत सरकार ने। अब ये भी तो एक संकट है। ये भी एक संकट है। किसको देखिए, उसे एक संदेशा जाता है कि हम किसको हम मतलब काम देना चाहते हैं और किसको हम सजा देना चाहते हैं। जी जारी रखिए। जी जी। तो मतलब क्या कहा जाए, कहीं पढ़ा था पहले खून के रिश्ते हुआ करते थे, अब रिश्तों के खून होते हैं। अब बताइए, भाई बहन, पिता माता, लोगों को इन
इन शब्दों की गहराई या इन रिश्तों का मर भी नहीं पता, लोग भूल जाते हैं। जो घटनाएं, जिन घटनाओं को मैंने जिक्र किया, या जो घटनाएं अभी भी सुर्खियों में रहती है, मीडिया में, अखबार में, चैनलों पर रहती हैं, उनको अर्थ ही नहीं पता। माँ क्या होती है, पिता क्या होता है, भाई क्या होता है, बहन क्या होती है। कहीं पढ़ा था कि भाई परिवार तो एक वृक्ष की तरह होता है। वृक्ष की शाखाएं जरूर अलग अलग दिशाओं में छोटी बड़ी होती हैं, लेकिन वो सब जड़ की तरफ रहती हैं। लेकिन आज की जो शाखाएं हैं वो अपनी जड़ों को नष्ट करने में लगी हैं। वो शाखाएं आपस में टकरा रही हैं। जैसे बाजारवाद की बात जो मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए बाजारवाद की आंधी चल रही है, और सारे जो वृक्ष की शाखाएं हैं आपस में टकरा रही हैं। भाई भाई से, भाई बहन से, पिता पुत्र से, पुत्र पिता से, पुत्र माता से, जिससे सारा ये नाश विनाश हो रहा है। और सामाजिक मूल्यों का या मानवीय मूल्यों का भी साथ साथ में पतन बड़ी तेजी से हो रहा है। और परिवार नामक इतनी एक सुंदर संस्था है जो शायद मुझे लगता है भारत की ही देन है विश्व को। ऐसा कहते हैं, विश्व में कहीं परिवार नामक, फैमिली जैसा कोई शब्द है वो सिर्फ भारत की ही देन है। भारत ने ही फैमिली को जन्म दिया है, और भारत खुद ही उसका वो हंता बना हुआ है, उसकी हत्या कर रहा है। हमारे लोग भी उसकी हत्या कर रहे हैं। एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, संवेदना का उदाहरण देना चाहता हूँ, 1 मिनट लूंगा सिर्फ। वो जो माँ की बात आपने की थी ना, लोग मेरे एक कवि मित्र की मदर एक्सपायर होती है, मंच कवि है, मैं उनके घर बैठने जाता हूँ। पता लगता है कि वो तो चले गए, कार्यक्रम था कवि सम्मेलन में। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा आपके यहाँ उठावना नहीं होता क्या? बोले हमारे यहाँ उठावना नहीं होता। बोले बोले वो तो जिस दिन एक्सपायर हुई थी मदर, उसके पुत्र ने बोला उस दिन भी कवि सम्मेलन था, लेकिन वो भाग नहीं ले पाए क्योंकि वो एक्सपायर हो गई थी मदर। मैंने कहा अच्छा 13वां कब होगा? उस दिन तो आएंगे? नहीं नहीं, कोई तय नहीं है, क्योंकि उनके अगले महीने तक सारी डेट्स बुक है कवि सम्मेलन की, वो शायद ही आए। और जब वो आएंगे, सुविधाजनक होगा, तब अपनी मदर का हम 13वां करेंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, कहाँ गई संवेदना? मतलब एक पुत्र की अपने माँ के प्रति कोई संवेदना नहीं है। फिर मुझे होली पर मिलते हैं, होली के 3-4 दिन बाद एक कार्यक्रम में मैंने उनसे पूछा और भाई क्या हाल है? अरे बस यहीं पर हूँ भाई, मदर की पहली होली थी इसलिए मुझे आना पड़ा, और पहली होली के कारण में कई कवि सम्मेलन मेरे मिस हो गए। उसे दुख इस बात का नहीं है कि उसकी मदर एक्सपायर हुई है, उसे दुख इस बात का नहीं है कि उसकी मदर की पहली होली है, उसे दुख इस बात का है कि उनकी पहली होली के कारण उसके कई कवि सम्मेलनों से वो वंचित रह गया। भले वो कवि सम्मेलन में जाकर माँ पर, पिता पर अपनी लंबी लंबी मार्मिक और भावना प्रधान कविताएं सुनाए, ये बंदा, यही पिलकेन जी, ये बंदा वहां पे जाके माँ पे कविता सुना के ताजा लूटता होगा। बिल्कुल बिल्कुल मंच लूटता है, लेकिन इधर अपनी माँ के प्रति जरा भी श्रद्धा नहीं, जरा भी प्रेम नहीं। क्या उठाना और क्या 13वां, कोई जरूरत ही नहीं भाई, तारीख नहीं, अवेलेबल नहीं है। वो जी, वो ये अब उसमें सवाल ये है जो अब फिर आपने एक सूत्र दिया था, उसके ऊपर हम फिर आते हैं। आप ही ने ये सूत्र दिया था आप इसी बातचीत में, गड़बड़ कहाँ हुई है कि ये हमेशा ये बात आज से नहीं चल रही है, मैं जब विद्यार्थी था तब भी चलती थी। और हमारे तो एक पीरियड होता था, क्योंकि वो निजी विद्यालय था तो चलो उन्होंने अपने तरफ से शुरू कर दिया था कि हफ्ते में एक कम से कम जो है क्लास जो है नैतिक शिक्षा की होती। नैतिक शिक्षा धार्मिक शिक्षा नहीं है, वहां हर धर्म में अच्छी बातें हर धर्म में है। अब उनकी बुनियाद में जाएंगे, हमारा देखिए, हम जिस धर्म की बात करें, हिंदू धर्म में तो हम यही तो कहते हैं ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये तो नहीं कहते आर्य भवन्तु सुखिनः, हिंदू भवन्तु सुखिनः या ब्राह्मण भवन्तु सुखिनः, ये तो नहीं कहते, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस्लाम में जाइए तो शुरू करें उस अल्लाह के नाम से जो सबसे ज्यादा करुणामय है, करुणामय में बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। और वहां भी ठीक है, वो पूरी दुनिया का अल्लाह है, खाली मुसलमानों का नहीं, वही रब्बुल आलमीन है, मुसलमान तो नहीं होता। तो कोई धर्म लीजिए आप, क्रिश्चियनिटी को लीजिए, उसको लीजिए, तो नैतिक शिक्षा मतलब ये है कि हम जो हमारे वैल्यूज है, हमारे जीवन मूल्य, वो किसी माध्यम से, कहानियों से, कविताओं से और किसी तरह से वो बचपन से ही अगर शुरू करें शिक्षा का। एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है कि हम इंजीनियर बनाते हैं और वो पुल गिरते हैं उसके बनाए हुए। क्यों गिरते हैं? क्योंकि वो उसमें जो सब चलता है, तो
कहीं हमने उसको एक अच्छा नागरिक बनाने की सीखा। ये कुछ देशों में ये भी होता है कि भाई जो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, मेडिकल कर रहे हो, कर रहे हो, लेकिन अपने देश को, अपनी संस्कृति को और अच्छे नागरिक की क्या जरूरतें हैं वो उसकी बात होती है। हमारे यहाँ वो भी, ये दोनों पहलू हमारे छूटे हुए हैं। ना तो हम अच्छा नागरिक बनाने की हम कहीं भी प्रयास करते हैं, ना हम अच्छा शिक्षा, हम नैतिक शिक्षा देते हैं किसी तरह से। तो वहीं से शिक्षा से शुरुआत हो जाती है। फिर परिवार, जब ये परिवार की अपनी जो व्यवस्थाएं थी, और ये ऐसी बात नहीं है, वो कहीं, अब मैं देखिए वही गांधी जी के साथ हुआ था कि भाई उन्होंने वो उस तरह के वो जो है, गांधी कैसे गांधी बनते हैं, क्योंकि वो बायोस्कोप में देखते हैं तो वो जीवन भर के लिए उनके वहां पे वो आ जाता, उनके सिस्टम में ये बात आ जाती, ईमानदारी, सच्चाई और तमाम जो वैल्यूज हैं। तो अब ये चीजें बहुत मतलब जरूरत थी कि वो अब कहानियों के जरिए से उसमें त्याग की, बलिदान की कहानियां, राजा उसे अपना मांस काट के कबूतर बचाने के लिए दे देता। ये सब चीजें बचपन से आपके जब जहन में बैठ जाती हैं, परोपकार करना, त्याग करना, बलिदान करना, तो वो फिर उसी तरह आप जीवन भर रहते हैं। और वो कहीं आपसे वो जात मतलब वो आपके जिंदगी का हिस्सा। मैं कोई मतलब अपना पराक्रम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ ये होता था, आप कहीं एक कार्यक्रम में मेरी तारीफ में ये कहा गया मुझे भाई, ये क्योंकि मैं जब जाता था आईएएस का इंटरव्यू वगैरह लेने एक संस्था के लिए, वो मैं ऑटो से जाता था, बस से जाता था, हमारे भले 30 गाड़ियां थी वो, तो वो उन्होंने उसको उदाहरणवान बताया जैसे मेरे को बहुत बड़ा काम कर, लेकिन नहीं, वो हमारे बचपन से जो हमने सीखा, ये हम अपने काम पे जा रहे हैं, ऑफिस के काम से नहीं जा रहे हैं, तो भाई हम अपना ठीक अपने साधन से जाए। तो ये यही चीज जो है ना, अब जब उनसे आपने काट दिया अपने बोलियों से लोग बच्चों को, तो फिर वो जिस तरह अब जो चल रहा है, हर कदम कदम पे जिस तरह का भ्रष्टाचार की बात करिए आप, अब कितने पुल अभी गिर गए हैं, मतलब उद्घाटन हो नहीं पाता, पुल गिर जाता है। जो सड़क बनती है तो वो टूट जाती है, पानी बरस जाए तो वो बह जाती है, तो वो ये सब बड़ा, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वही, अब वो वहां से अपने शिक्षा से मूल्य दिए नहीं, परिवार से जो मूल्य मिलते थे, दादा से, नाना से, पिता से, या और ताऊ जी से, चाचा जी से, सबसे, वो मामा से, और वो उस वक्त तो बच्चे पे सबकी नजर होती थी। मतलब वो बच्चा ये नहीं कि बस वो इस तरह बंटवारे सब होते नहीं, तो मामा की भी नजर होती थी, उसकी मौसा की भी नजर होती थी, सबकी नजर उस पर होती थी। तो वहां से वो जो वैल्यूज लेता था वो जीवन भर चलती थी। खैर, लेकिन ये भी सच है कि हम बिल्कुल नकारात्मक सच्चे महानगरों की, नगरों की समस्याएं हैं, और ठीक है कस्बों तक हमारे टीम के जो वरिष्ठ चिंतन होम है, तो ये पहुंचते जा रहे हैं। ये भी दुर्भाग्य की बात है, श्रवण कुमार के देश में अब ये सीनियर सिटीजन होम है, ये बढ़ते जा रहे हैं और कस्बे तक पहुंच गए दुर्भाग्य से। तो चीजें बिगड़ तो रही है, भारत इतना विशाल है, अभी भी गांव में कुछ बचा है, कुछ कस्बों में बचा है, कुछ नगरों में बचा है, बड़े शहरों में भी बचा है। एक जज साहब है, उनका परिवार है, शाहजरा दिल्ली में रहता है। बेशक उन्होंने फ्लोर तो बना रखे हैं, 4-5 जो भी फ्लोर है उसमें, लेकिन वो बहुत बड़ा परिवार है वो सब, लेकिन मतलब अलग अलग रह के भी वो कहीं खाना वाना उनका मतलब कुछ ऐसा कुछ व्यवस्था कर रखी है उन्होंने कि वो खाने वाने के लिए सब साथ बैठ जाते हैं, और बहुत, तो इस तरह के भी है, मतलब दो तरह के उदाहरण भी है। लेकिन ज्यादा जो स्थिति है वो बिगड़ने वाली स्थिति थोड़ा ज्यादा होती है। बिल्कुल बड़ी विचित्र मुझे अपना बचपन याद आ रहा है कि मतलब सर मैं थोड़ा सा नाम ले लूं, थोड़ा सा श्रोतागण का नाम ले लूं। माइक ऑफ करें, आवाज इको हो रही है, माइक आप लोग ऑफ कर ले थोड़ा सा, काफी लोग जुड़े हुए हैं। माइक थोड़ा सा ऑफ करें आप लोग, आवाज इको हो रही है सर, थोड़ा सा माइक ऑफ करें। हाँ ठीक है माइक। काफी श्रोतागण जुड़े हुए हैं और काफी कमेंट्स आ रहे हैं अच्छे अच्छे, जो बोलना बहुत जरूरी है यहाँ पर। देखिए ऊपर से मैं ले लेती हूँ शुरू से। नीरज शर्मा जी जुड़े हुए, कहते हैं अपराध हर समय होते रहे हैं, कोई नया नहीं है। अलका शर्मा जी हैं, खून के रिश्ते अब रिश्तों के खून बन गए, बहुत सही कहा। सोनिया मिगलानी जी हैं जो हमारे पटल के अध्यक्षा हैं, आपका स्वागत है। और अब तो और भी खत्म हो गया है रिश्ता, किसने परिवार का वृक्ष बनाया जाता। तो मुझे भी याद है सोनिया जी, लैंग्वेज में हमने परिवार वृक्ष बनवाया था।
हिंदी एग्जीबिशन करवाया था, तो परिवार का वृक्ष बनवाया था, वंशज वृक्ष बनवाया था और एग्जीबिशन में लगाया था मैंने। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि शिक्षा को इतनी व्यापकता नहीं मिलती अगर सख्त तो ये सब ना होता। पता नहीं क्या मतलब समझ नहीं आ रहा है। मीनाक्षी जोशी जी हैं, काफी लोग जुड़े हुए हैं। और सोनिया जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही है कि ऐसे सीरियल बंद होने चाहिए। कौन करेगा बंद, जबकि ऐसे पद्मश्री अवार्ड मिलते हैं, ऐसे सीरियल बनाने वालों को पद्मश्री अवार्ड मिलते हैं सोनिया जी, तो कौन करेगा बंद, आप बताइए। किसकी हिम्मत है बंद करवाने की। इस पीढ़ी के मूल्यों के ह्रास के लिए हमारी पीढ़ी जिम्मेदार है। हमें लगता है कि पीढ़ी जिम्मेदार है या हम खुद उसमें कहीं ना कहीं शामिल हो गए हैं संयुक्त परिवार तोड़ देने के बाद, है ना। और वीके पाठक जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय रूपचंद शास्त्री जुड़े हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सब लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। 9 से 10 लोग जुड़े हुए हैं। और आदरणीय ब्रजेश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं मूल्यों की शिक्षा और शिक्षा का मूल्य, नैतिक होने की मुश्किलें, संस्कारहीनता के कुचक्र से अनजान अभिभावक। बहुत सारे क्वेश्चन सुन के आ रहे हैं। अंधा पाटली जी कह रही है राष्ट्रीय गान के समय हम सब एकदम खड़े हो जाते थे और अब नहीं ऐसा होता। बिल्कुल सही कह रही हैं। पुष्पा कान्याल जी कह रही हैं आजकल कितने कम बच्चे मिलते हैं जो हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। बिल्कुल सही बात है। सारी दुनिया विभिन्न तरीकों से हमारे संस्कारों पर कुठाराघात घने तुली किसी न किसी तरह से। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टिप्पणियां हैं और अच्छा लग रहा है कि लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन अफसोस है कि नई पीढ़ी बिल्कुल नहीं जुड़ी हुई है। सब हमारे पुराने लोग जुड़े हैं, क्योंकि जिनको चिंता है समाज और परिवार की, वही लोग जुड़े हुए हैं और सब अपनी अपनी बातें यहाँ कह रहे हैं। क्योंकि इससे पता चल रहा है कि मैं और आप ही नहीं, बल्कि समाज के वो सब लोग इस दिशा में सोच रहे हैं, जो कि सोचना जरूरी है। आज की घटना बता दूं मैं आपको, अभी भी मैसेज आया है। कल एक सज्जन मुझसे जुड़े, कल शाम को प्रोग्राम चल रहा था, तो तुमसे लगातार नमस्ते मंजुला जी, नमस्ते मंजुला जी, आप बात करिए, बोलिए, नाम नहीं लूंगी यहाँ पर। मैंने कहा क्या बात है, देखो जरा। मैं दोबारा मोबाइल उठाया तो रात को 11 बज चुके थे। नमस्ते नमस्ते किया। अच्छा आप क्या करती हैं, आप जो भेजती हैं ये साहित्य का काम कौन करता है। मैं करती हूँ। अच्छा मैं जुड़ूंगा। उनके जुड़िए, मैंने लिंक दे दिया। आज महाशय ने एक ऐसे गंदे पोशाक वाले, पता नहीं कौन है वो, कोई इतिहासकार है लेडी, मैं नाम उनका भी नहीं लूंगी यहाँ पर, नाम मुझे याद है। उनका फोटो डाला और लिखा कि मुझे तो बड़ी हंसी आती है, क्यों ऐसे करते हैं। फिर मैंने उनको मैसेज किया कि भाई आप अगर साहित्यकार हैं तो आप ऐसे फोटोज को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। आप इस पर हंसी आती है, आंसू आते हैं, इस फोटो को आपने शेयर क्यों किया है। अगर आप थोड़े से बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी लोग इसको नहीं करते हैं, तो आप कृपया तुरंत इसको डिलीट करें। पता नहीं क्या सोचा दिन भर, अभी जस्ट जवाब आया लाइव चलते हुए, मैं आपका मंच छोड़ रहा हूँ। छोड़ दीजिए, खुशी से छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। मुश्किल से 35 साल के रहे होंगे महाशय। ये आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इंटरेस्ट, रुचि बदल गई। ये देखिए क्या लिखा है इन्होंने, आप अपने ग्रुप के प्रति उत्तरदायी हैं, मैं अपने टाइमलाइन के प्रति उत्तरदायी हूँ। मैसेज आ रहा है उनका जस्ट, मैं अपने टाइमलाइन के प्रति उत्तरदायी हूँ, आप अपने ग्रुप के प्रति उत्तरदायी हैं। वो टाइमलाइन पर कुछ भी डालें, उसको कोई टोक नहीं सकता। ये बात थोड़ी थी ना टोकने वाले, कोई मामा मौसा सब नजर रखते थे, अब कोई नजर नहीं रख सकता है, कोई कह नहीं सकता कुछ। ये स्थिति है ना। पुष्पा कान्याल जी कह रहे स्वच्छता अभियान, बिल्कुल मैम। चलिए साधना शाही जी भी जुड़ गई हैं, साधना बलवते जी भी जुड़ गई हैं। नमस्कार, आप सभी का नमस्कार। और चर्चा बड़ी अच्छी जा रही है, 12 लोग जुड़े हुए हैं, चर्चा थोड़ी सफल चल रही है। तो स्वागत कंटिन्यू करें आप लोग, बहुत अच्छा। एक तो वहां से हम जो कह रहे थे हमारे साथी एक कोई नीरज जी जो अपराध तो हर समय होते हैं, लेकिन ये देखिए जनरलाइजेशन करने से ही गड़बड़ होगा। रोड़ा साहब माइक ऑफ कर दीजिए, माइक ऑफ कर दीजिए आप, इको हो रही है आवाज। एक बोले तो एक ऑफ रखे माइक, एक। हाँ अरोड़ा साहब माइक ऑफ कर जी। ये स्ट्रीम यार्ड के साथ ये समस्या रहती। खैर मैं ये कह रहा था, वो जो नीरज जी कह रहे थे कि अपराध तो हर समय होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब मैं तो चंबल के इलाके मेरी पोस्टिंग रही है, वहाँ जो डाकू, जिनको हम डाकू हम कहते हैं, वो अपने को बागी कहते थे। उनके भी कोई आदर्श थे, उनके भी मर्यादाएं थी। अब मैं तो, मेरा मिलना हुआ डाकू मोहन सिंह और माधव सिंह जिन्होंने समर्पण किया था, दोनों से मेरी मुलाकात रही, वहाँ और भी थे। तो भाई उनका बड़ा सम्मान था वहां पे। नहीं, गांव वाला जाता है, बैंक मैनेजर कहता है कि कोई आपको किसी बहुत उससे प्रतिष्ठित से आपको ये हस्ताक्षर कराने पड़ेंगे अपने फॉर्म में,
तो उसने कहा मैं माधव सिंह जी से करा लूं। तो ये मतलब वो भोला ग्रामीण। तो ये जो अपराध वाली बात है कि जो जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे तिलकेंद्र जी ने इतने सारे जिस तरह के अपराध गिनाए, ये नहीं होता था। ये मतलब ठीक है, जो है डाका पड़ता था। अब डाके में भी लोग चिट्ठी डाल डाल के डाकू आते थे, उनके भी बड़े किस्से हैं, वो सब छोड़िए। और और चोरियां हैं, इस तरह का है। हत्याएं बहुत भूले भटके, कभी 6 महीने हम जब गांव में रहते थे, कभी 6 महीने में कुछ सुन लिया तो सुन लिया। अब ये हत्याएं तो मतलब रोज का किस्सा बन गई। ये गैंग रेप और ये सब क्या है, ये कोई ये सामान्य अपराध नहीं है ये। तो ये थोड़ा सा हमें विचार करना पड़ेगा कि हमारे अपराधों का इतनी क्रूरता, इतनी संवेदनहीनता, इतनी अमानवीयता ऐसा नहीं था। अपराध भी थे तो वो जरूरत पे चोरी करना या वो गरीबी है उसकी वजह से ये सब होता था। और वो अलग अलग तरह की चीजें हैं, तो वो उनको छोड़ दीजिए, तस्करी वस्करी वो सब है। लेकिन अभी जिस तरह का परिदृश्य बन रहा है और वो जिस तरह विस्तार ले रहा है, वो भयानक है। जिसमें बच्चों को नहीं बख्शा जा रहा और बच्चे अपराध कर रहे हैं, ये सबसे भयानक चीज है। जो किशोर मतलब वय के हैं, जिनको वो जिस तरह के अपराध कर रहे हैं, वो भी एक बहुत चिंता की बात है। और पूरे ये इस परिवार व्यवस्था में जो जो हमारी टूटी है, उसमें ये सबसे बड़ा एक उसका पहलू है कि जो हमारे बच्चे जो है जिस तरह से वो सफर करे। वो अब यहाँ भी इस पहलू को भी सोचिए कि जिस तरह परिवार टूट रहे हैं, वहां भी सबसे ज्यादा उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? बच्चे भुगत रहे हैं। पति पत्नी अलग हो रहे हैं, उनमें झगड़े हो रहे हैं, जगह इतनी इतने किस्से, मतलब अदालतें भरी पड़ी हैं, उसमें अब बच्चे के जीवन पर क्या असर पड़ता है, वो सोचने की बात है। जी, तिलकेंद्र जी, आप अपनी बात कहिए। हाँ, धन्यवाद। पहले तो मैं स्वागत कर दूं हमारे माननीय दर्शकों का, नीरज शर्मा जी, पुष्पा कन्याल जी, अनंता पाटनी जी, साधना बलवटे जी, मीनाक्षी जोशी जी, सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी ओर से भी और पटेल की ओर से भी और सभी की ओर से। आप हैं तो हम लोग का उत्साह और ऊर्जा बनी रहती है कार्यक्रम में कुछ बोलने की, और बड़े ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां आपने इसमें की, उन टिप्पणियों के लिए भी मैं आपका स्वागत करता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा। वो मैं एक उदाहरण दे रहा था, हमारे उज्जैन में कमिश्नर रहे डॉक्टर मोहन गुप्त। वो अपने जन्मदिन पर एक कार्यक्रम करते हैं। उस कार्यक्रम का नाम ही संवाद है। उसमें वो क्या करते हैं, पुरानी पीढ़ी के 8-10 लोगों का सम्मान करते हैं और उनका सम्मान करने के लिए उनके परिवार के ही पुत्र और पुत्रियों को आमंत्रित करते हैं। वो माता पिता आते हैं, पुत्र पुत्रियां आते हैं उस कार्यक्रम में। तो पुत्र पुत्रियों द्वारा अपने पिता का सम्मान पब्लिक में सबके सामने किया जाता है और वही पुत्र या पुत्री अपने पिता के सम्मान में कुछ बोलती भी हैं। कितना अच्छा वातावरण, कितना अच्छा माहौल बनता है। उनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि नई पीढ़ी और पुराने के पीढ़ी के बीच में एक संवेदनात्मक पुल बना रहे। तो वो पुरानी पीढ़ी के लोगों का मतलब माता पिता का सम्मान उनके पुत्र पुत्रियों द्वारा यहाँ पर कराकर एक नया आदर्श उन्होंने अपने जन्मदिन को इस रूप में मनाते हैं। वो हमारी संस्कृत। आपने तो मुझे एक आइडिया दे दिया, आपने मुझे एक आइडिया दे दिया। बहुत बढ़िया आइडिया, बहुत बढ़िया। बल्कि चाहे तो अपने जन्मदिन को समर्पित कर दीजिए, बहुत अच्छा है। इस ढंग से मतलब एक पंथ दो काज हो जाएंगे। एक बात मैं और कहना चाह रहा था कि ये जो कम्युनिकेशन गैप हो गया है बहुत बड़ा, या हम कहें अंडर कम्युनिकेशन हो गया है नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में, या माता पिता और बच्चों के बीच में अपन यहाँ पर कहें, क्योंकि अपन एक परिवार की बात कर रहे हैं। तो वो जो कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत घातक है। बच्चे यहाँ पर घर पर है नहीं, हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, ऑडियो से बात करते हैं, लेकिन जो रूबरू बात होती है, भाव भंगिमाओं के साथ जो आमने सामने बैठकर बात होती है, जो लाड़ प्यार, जो प्रेम, जो स्नेह, जो वात्सल्य, जो आत्मीयता आमने सामने बैठकर बच्चों के साथ माता पिता कर सकते हैं, वो बम्बई, पूना, बेंगलोर में पढ़ रहे बच्चों के साथ किसी शहर में बैठे हुए नहीं कर सकते, या अमेरिका में या लंदन में कहीं सर्विस कर रहे किसी बच्चों के साथ वो भावनात्मक रिश्ता हमारा कायम नहीं हो पाता। तो ये जो कम्युनिकेशन का जो गैप है या अंडर कम्युनिकेशन वाली जो बात है, ये भी मुझे लगता है कि पारिवारिक एक तो क्या होता है, हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं
पता नहीं क्यों उनका अटैचमेंट कम हो जाता है अपने मूल परिवार से, क्योंकि वो मान लीजिए तीसरी चौथी पांचवी क्लास से ही चले गए हॉस्टल में रहने के लिए, 10 साल तक वो हॉस्टल में रहे, फिर वो अपने किसी कॉलेज में एडमिशन दिला दिया, क्योंकि हम भी महत्वाकांक्षी हैं, हम भी उस नीट के प्रिंसिपल की तरह है कि भाई नीट क्या उस प्रिंसिपल की तरह जो चाहता है कि उसकी बेटी के नीट में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। तो बच्चों को हम खुद घर से बाहर करते हैं, तो उनका परिवार से डिटेचमेंट इस कारण भी होता है। तो मुझे लगता है कि वो बच्चे इतने मिक्स नहीं हो पाते अपने परिवार में जितने वो बच्चे जो हॉस्टल में नहीं रहते या जो बाहर पढ़ाई नहीं करते या जो बाहर सर्विस नहीं करते, उनका अटैचमेंट अपने माता पिता से अपने परिवार से ज्यादा रहता है उन लोगों से जो कि बाहर सर्विस करते हैं, बाहर एजुकेशन प्राप्त करते हैं। मुझे ऐसा लगता है और मैंने ये महसूस भी किया है, अपने परिवार में ही महसूस किया है। वो जो बात मैं कह रहा था ना, जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे परिवार में जो मेरा पालन पोषण हुआ, मुझे मेरे पिता बराबर इतिहास की और धर्म की गाथाएं, सिख पंथ की गाथाएं और सुनाया करते थे कहानियां। हम लोग साथ में बैठ के भोजन करते थे शाम का। आज तो संभव नहीं है, दिन का तो पॉसिबल होता नहीं था। शाम का भोजन साथ में बैठ के करते थे। शाम की पूजा भी साथ में बैठकर की जाती थी। हम लोग घर में हर शनिवार को बाल सभा का आयोजन करते थे और आसपास के कई बच्चों को बुलाकर बाल सभा में उनसे अपनी अपनी किसी से भाषण, किसी से कविता, किसी से गीत, किसी से संगीत सुना करते थे। तो वो एक परिवार में जो एक जिसको कहते हैं आत्मीयता वाली बात, ये तब आ सकती थी। लेकिन तब ये जो समय है, ये समय तो अलग है। आपका विषय ये जो समय है, ये समय वो नहीं रहा। अब संभव नहीं है कि हम बच्चों को साथ बैठकर खाना खाएं या बच्चों के साथ हम इतिहास की बात करें या बच्चों के सामने हम धर्म की कोई एक साखी या कोई गाथा सुनाएं, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। कोर्स और कैरियर का बोझ उन पर हम अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ इतना लाद देते हैं कि उनके पास न तो एनर्जी रह पाती है, न समय रह पाता है संस्कार को पोषित करने का या करवाने का। मुझे जो लगता है महसूस हुआ वो ये जी वाली बात महसूस। जी। तो अब चूंकि हम समय हमारे पास बहुत सीमित है, कुछ समाधान की बात की जाए। और उसमें सबसे बड़ा जो संकट है कि हमारी जो राजनीति है और सरकारें हैं, वहाँ समाज जो है वहां से पिछड़ अरोड़ा जी, आप अपना माइक आप कर लीजिए जी। तो राजनीति से समाज जो है ना, समाज का कल्याण वहां से भी बिल्कुल एक तरह विलुप्त जैसा हुआ। और हमारा जो ये सरकारें हैं वो ठीक है, समाज कल्याण विभाग भी है और ये भी है और वो भी है, पर एक जो एक चेतना या उत्साह समाज को बनाने के लिए या समाज की विकृतियों से जूझने के लिए होना चाहिए, नहीं है। हमारे जो तथाकथित ये जिन पर हम सोच जो कर सकते थे, एक तो मीडिया कुछ मतलब चेतना जगाता, मीडिया हमारा बर्बाद। मीडिया तो अपनी मौत मर चुका है। अब ठीक है, जो यूट्यूब बचा है इसमें जो कुछ कर लो, आप थोड़ा बहुत कर लो। फिर आपके जो तथाकथित संत हैं वो लाखों करोड़ों लेते हैं, वो करोड़ों से कमाई कर रहे हैं और मूर्खतापूर्ण बातें बता रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। वहां कहीं आप कोई वेद या पुराण उपनिषद की बातें तो सुनेंगे नहीं, वहां भी उसी तरह की फूहड़ बातें हैं। और वो क्या क्या वो होता है कि ऐसी महिला है तो वो खाली प्लाट है और फलाना प्लॉट, ये सब क्या है अभी। और तो ये संकट ये है कि अब समाधान में हो तो क्या हो, कौन समाधान करे। सरकारों ने हाथ खींच लिए राजनीति से, वो उनके उसमें से एजेंडे से सारी चीजें गायब है। मीडिया हमारा वो उसने गंभीर मुद्दों से समाज कल्याण से उससे हाथ खींच लिया। हमारे तथाकथित ये जो जिससे हम उम्मीद कर सकते थे कि भाई ये संत हैं या तथाकथित संत हैं या वो कहीं अध्यात्म वाले लोग हैं, वहाँ अध्यात्म उनकी अपने देखिए उन्होंने सिर्फ उसका एक वो बना लिया कि वो धर्म के नाम पे जाने क्या क्या हो रहा है। तो ये इस तरह के संकट है। तो जो रचनाकार लोग हैं, अब वो थोड़ा सा उसमें भी, अब हमारा जो एक कवि सम्मेलन की अब आपने जिक्र किया था, वो एक बहुत बड़ी एक इतनी महान वाचिक परंपरा थी कि भाई सीधे सीधे जनता तक कविताएं पहुंचती थी और उससे एक वातावरण भी बनता था। उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं तो कितने दशकों का वो है कि भाई देश में जो कुछ होता था वो कवि सम्मेलन से उसकी आवाज, समाज की आवाज वहां पे जाती थी। तो ये सब ऐसे संकट में अब जो हम लोग जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो सोचते विचारते हैं, जो थोड़ा रचना कर्म करते हैं,
उनकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं कि वो इस तरह से अपना अपना कर्तव्य निभाएं। तो दौर आते हैं तो हमें निराश तो नहीं होना चाहिए। ये जब भी अब ये मंथन हम कर रहे हैं, ये चिंतन कर रहे हैं, ये अपने आप में एक वो एक बात का प्रयास वो है कि हाँ नहीं, कहीं ना कहीं हमारे वो जहन में ये है कि हम वापस अपने उन आदर्शों की तरफ, मूल्यों की तरफ लौटे। तो वो कब होगा, कैसे होगा, लेकिन होगा। भारत है, भारत की मिट्टी है, भारत की संस्कृति है, तो हमें आशावादी ही होना चाहिए। जी तिलकेनी जी, आखिरी बात आप बताइए। आपने बिल्कुल सही कहा कि मतलब हम आशा से आकाश थमा है। आज नहीं तो कल सुधार अवश्य होगा और होना भी चाहिए। वो सुबह कभी तो आएगी जब मूल्यों का शरण होना बंद हो जाएगा और लोग मूल्यों की रक्षा के लिए और मूल्यों के संवर्धन के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो विकास जिस गति से हो रहा है, जो तकनीक का विकास, आधुनिकता, लोग तब अपन सब लोग ये भी पढ़ते आए हैं कि अब जितना सभ्यता का विकास हो रहा है, संस्कृति का उतना पतन हो रहा है। सभ्यता का विकास और संस्कृति का पतन हो रहा है। बहुत पहले मैंने एक राइटर की बात पढ़ी थी कि भारत में श्रम नीति है, उद्योग नीति है, कृषि नीति है, सब तरह की नीतियां हैं, लेकिन संस्कृति नीति होना बहुत जरूरी है। हमारी सरकार को एक संस्कृति नीति बनाना चाहिए जिसके अंतर्गत जितने भी मीडिया हैं, माध्यम हैं, फिल्म है, टेलीविजन है या और प्रकाशन वगैरह है, इन सबको कंट्रोल करना चाहिए कि कौन सा मैटर जाए। उसका सेंसर बोर्ड जैसा होना चाहिए बिल्कुल, कि कौन सी मतलब सीरियल या कौन सी फिल्म को हम आगे बढ़ाएं, कौन सी फिल्म पर हम कंट्रोल करें, क्या हम पब्लिक को दें और क्या पब्लिक से हम जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी एक कल्चरल पॉलिसी देश में होना चाहिए जो इन सब गतिविधियों को नियंत्रित करे। अगर कल्चरल, आश्चर्य होता है कि हम एग्रीकल्चर की या लेबर की पॉलिसी या इंडस्ट्री की पॉलिसी बनाते हैं जो मनुष्य का निर्माण करती है। उद्योग मनुष्य का निर्माण नहीं करते, वस्तुओं का निर्माण करते हैं। कृषि फसल का उत्पादन करती है। श्रम नीति क्या है, लेकिन जो मनुष्य का निर्माण करने वाली बात होती है वो संस्कृति होती है। तो अगर संस्कृति नीति ऐसी हो जो मनुष्य का निर्माण कर सके देश में, जो मूल्यों का निर्माण कर सके देश में, जो मूल्यों के पतन को, मूल्यों के शरण को रोक सके अपने नियंत्रण द्वारा, अपने नियमन द्वारा, तो मुझे लगता है कि इस दिशा में थोड़ी बहुत सफलता हम अर्जित कर सकते हैं, जो कि आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। मुझे लगता है समापन आप करेंगे तो ठीक रहेगा। 3 मिनट अभी पूरे बाकी हैं और 1-2 मिनट हम लोग एक्स्ट्रा ले भी सकते हैं। आप माइक ऑफ कर, आवाज इको हो रही है, आवाज इको हो रही है। जी जी जी। कंट्रोल समिति ही अपराध करता है, मीनाक्षी जी कह रही है कंट्रोल समिति ही अपराध करता है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि संस्कृति की रक्षण हेतु कोई सख्त कदम उठना चाहिए, लेकिन संस्कृति के संरक्षण हेतु सख्त कदम उठाने वाला या कानून बनाने वाला खुद ही अगर अपराध के गर्त में गिरा हुआ है तो क्या होगा, आप सोचिए। इसके लिए तो हमें, मुझे जो लगता है व्यक्तिगत स्तर पे, कि व्यक्ति को खुद को की चेतना को जागृत करना बहुत जरूरी है आज के समय में। जैसे हमें थोड़ी सी लग रहा है ये सब चीज, तो हम लोग कदम उठा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ना, बातचीत ही सही, संवाद ही सही, कर तो रहे हैं एटलीस्ट। तो लोगों में चेतना की सख्त जरूरत है कि हम जा कहाँ रहे हैं, उस ओर देखना है। और जो ये बात अभी हमारी कन्याल दीदी ने बोला है, पुष्पा दी ने बोला है कि इसके लिए आपस में एक दूसरे पर सुपरविजन होना चाहिए, जितने यंग जनरेशन सुपरविजन होना चाहिए। मुझे यंग जनरेशन पर सुपरविजन करना बहुत कठिन है आज के समय में, इतना आसान नहीं है। जबकि टीन एजर में ही बच्चे कहते हैं कि मम्मा दरवाजा नॉक करके अंदर आना चाहिए था, हमारी प्राइवेसी है। स्थिति ऐसी हो गई है। मैं तो स्कूल से जुड़ी हूँ, 36 साल स्कूल में ही रही हूँ, और देखते देखते मेरे सामने कैसा परिवर्तन हुआ है वो मैं देख रही हूँ कि छोटे से बच्चे एक तो रूम दे दिया जाता है अपना अलग अलग बच्चों को। एक समय था कि टीनेजर्स बच्चों के साथ पेरेंट्स सोया करते थे, पेरेंट्स और बच्चे सोते थे। अब अलग अलग रूम दे देते हैं, थोड़ा सा बड़े बच्चे हो गए, रूम दे दिया, सो रहे हैं, अपना क्या कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। स्पर्श थेरेपी की प्रॉब्लम हो गई है, जो कि पेरेंट की स्पर्श थेरेपी बच्चों के लिए बहुत बड़ा सुख दुख का निवारक होते थे, संवेदना का जागरण होता था। संवेदना इसलिए और खत्म हो रही है। मुझे जो लगता है स्पर्श थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पर्श थेरेपी खत्म हो गई है। किसी ने कहा था, ये भी किसी ने टिप्पणी की थी स्पर्श थेरेपी वाली बात, भूधर शर्मा जी भी आ चुके हैं,
अंधा पाटनी जी करिए, कौन सुनेगा या सहन करेगा सुपरविजन? यस, बिल्कुल, बातचीत तो बर्दाश्त नहीं। आज मैंने ऑफलाइन में अरोड़ा साहब से ये बात कही थी, एक घटना बताई थी, जिसको शर्म आए वो आंख नीचे कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन टोकेगा यंग बच्चे को? आप बताइए। यंग बच्ची को अगर टोकता है कोई पेरेंट कि बेटा ये तो ठीक नहीं आपका इन कपड़ा ड्रेस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको देखना हो देखे, ना देखना हो आंखें नीचे कर ले। आप क्या करेंगे? सुपरविजन करेंगे वहां पर? कहाँ सुपरविजन करेंगे? मार सकते नहीं, डांट सकते नहीं, इकलौते बच्चे हो रहे हैं, दुकलौते बच्चे हो रहे हैं, कौन किसकी सुनेगा? सोच से ग्रसित है वो आधुनिकता के। तो बहुत ही जटिल स्थिति है इस समय, और इस जटिल स्थिति में अगर हम लोग व्यक्तिगत स्तर पर ही बातचीत करें, जैसा कि मुझे आज की पहल से लग रहा है कि लोग हैं समाज में चिंतित और बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत कर रहे हैं, जुड़े हैं लोग और बातचीत कर रहे हैं। तो यही यही एक समाधान है कि हम लोग आपस में एटलीस्ट बातचीत करें, ऑफलाइन बैठकर बातचीत करें और उसमें कुछ उनके बच्चों को भी लाएं। जैसे आपने कहा ना जन्मदिन पर बच्चों के द्वारा माता-पिता को सम्मानित करवाया जाना, तो ऑफलाइन भी चर्चा हो सकती है, बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है। उसमें यंग बच्चे भी आवें, उनको हम बाकायदा इनवाइट करें, पेरेंट के साथ-साथ आएँ और बातचीत करें, उनकी बातों को भी सुने। कम्युनिकेशन गैप की बात आपने की, सिर्फ आपने कम्युनिकेशन गैप की बात की, लेकिन मेरा जो अनुभव कहता है कम्युनिकेशन गैप तो है, समय नहीं है उनके पास, ठीक है, बिल्कुल समय बच्चों के पास भी नहीं है, पेरेंट के पास भी नहीं है। लेकिन समस्या यहाँ पर है कि जब बच्चे को अपनी बात कुछ कहनी होती है ना, तो वो केवल सूचना देते हैं, डिसीजन सुना देते हैं, वो पूछते नहीं है। पेरेंट क्या वहाँ पेरेंट हाथ खड़ा कर देता है, माता-पिता हाथ खड़ा कर दिए। इसलिए क्योंकि बच्चे ने सूचना दी कि हम ये करने जा रहे हैं, ये मेरा डिसीजन है। आप डिसीजन ले चुके हैं, माता-पिता को डिसीजन कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में सुपरविज़न कौन करेगा, किसको करेगा, किससे करवाएगा? बहुत जटिल समस्याएँ हैं, अब हमको समापन की ओर जाना चाहिए और मेरा सोचना है उसके लिए बुरे बनने से नहीं डरना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बुरे बनने से नहीं डरना चाहिए। बुरा बनना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि बच्चे कदम उठा लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है, कि बच्चे कदम उठा लेते हैं और एक-एक बच्चे होते हैं और पेरेंट के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है ये सब, क्या टोकेगा? 13 साल की बच्ची ने टीवी आज की बात नहीं है, 5-6 साल, 10 साल पहले की बात है ये। 13 साल की बच्ची टीवी देख रही थी, माँ ने टोका, पढ़ लो, उसने सुसाइड कर लिया। यहाँ मैंने न्यूज़ देखा और तुरंत मैंने फ़ोन किया अपनी भतीजी के लिए कि माँ कहाँ है? क्या कर रही है? वही 12-13 साल की थी। कुछ नहीं हमारे साथ बैठी है। क्या बात है? कोई बात है क्या? मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। आज से 10 साल पहले की बात है। तो अब दिक्कत ये है कि क्या टोके किसको, कौन टोके, डरना और न डरने की बात ही नहीं, बुरे बनने की कोई बात यहाँ नहीं है। सिचुएशन गंभीर है, बच्चों की अपनी सोच हो चुकी है, उनकी अपनी समझ हो चुकी है। जैसा कि सर ने कहा कि सोशल मीडिया और ये जो यूट्यूब वगैरह आ चुके हैं, उनके द्वारा बच्चे बहुत कुछ देख रहे हैं, जो नहीं उन तक पहुँचना चाहिए, उन तक पहुँच रहा है। अब बात को समापन की ओर जाना चाहिए, बस एक मेरी गुजारिश है कि जिसको जहाँ हो सके, आपस में बैठें। जैसे पहले चौपाल हुआ करते थे ना, चौपाल अब नहीं होते हैं। सड़कों पे बैठ के, चौराहे पे बैठ के बातचीत नहीं होती, इन विषयों पे चिंता नहीं होती है। सब सभ्य हो गए हैं, सब अपने-अपने एसी के कमरों में बैठे रहते हैं, सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, यूट्यूब देखते हैं। कम से कम बैठें, बात करें, ऑफलाइन चर्चा करें और हम तो ऑनलाइन ही संभव ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन भी बैठ सकते हैं, जो लोग उपलब्ध हो सकें, बातचीत करें और बातों को समाज तक पहुँचाएँ। मेरा ये निवेदन है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं, सब अपनी ही पीढ़ी के लोग जुड़े हुए हैं। और सबसे ही निवेदन है कि करेंगे। जी सर, अब आइए आप अपना कुछ समापन की तरफ बात को ले जाइए। 9-4 हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत वास्ट विषय है, बहुत देर बात हो सकती है। इसका खात्मा इतना आसान नहीं है, तो आप इसको बढ़ाएँ आगे। अब मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अब वही हम सब जो भी जिनको जो सोचते विचारते हैं, हमारे पटल पे जैसे पुष्पा जी जो टिप्पणी कर रही हैं, अन्नदा जी कर रहे हैं, जो भी कर, हम तो कहते हैं हम सब लोग मतलब अपने अपने तरीके से अपनी बात, अब तो साधन भी हैं, चाहे वो फेसबुक के जरिए, चाहे इसके जरिए, उसके जरिए, तरह तरह की चीजें हैं लिख के। ये है कि अब हम सिवाय चिंता करने के, हम सबको जो भी सोचते विचारते हैं, परेशान होते हैं, जिन्होंने पुराना वक्त देखा है, जिन्होंने ये इन मूल्यों को टूटते जो लोग देख रहे हैं, जो समाज के इस तरह के अपराधों से चिंतित हो रहे हैं, और तो उनको सबको थोड़ा-सा बस सक्रिय होना पड़ेगा। ये भी ज़रूरी नहीं कि हर कोई संस्था नहीं बना सकता, हर कोई उस तरह,
लेकिन हम एक बात क्या होता है कि एक अपने सही विचार को तो आगे बढ़ा सकते हैं, उसका असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उसका असर हो, जैसे सोशल मीडिया आ गया, कहीं कुछ गलत कर होता है, सरकार होती है, एक दबाव बनता है, तो हम उस कम से कम सच्चाई की तरफ खड़े तो दिखें, हम उस गलती को गलती बताने की तरफ तो बढ़ें, और उसके लिए हमारे पास साधन है। पहले साधन नहीं होता था, हम कुछ सोचते विचारते थे, समाज में कुछ बुरा होता था, बहुत ज्यादा हुआ, हमने संपादक के नाम एक पत्र लिख दिया, सैकड़ों पत्र आते, वो छप गया, नहीं छप गया। आज वो स्थिति नहीं है, आज तो हम कम से कम इतना कुछ हमारे पास है बताने के लिए, और बात में दम है आपकी तो वो बढ़ती है, वायरल भी होती है। तो साधन जब आपके पास है, तो हम में से जो भी सोच रहे विचारने वाले लोग हैं, उनको सक्रिय हो जाना चाहिए, जिस स्तर पे जैसे भी हो सके, अपने सोसाइटी के स्तर पे, अपने मोहल्ले के स्तर पे, अपने नगर के स्तर पे, या इस इन माध्यमों के स्तर से भले ही आप अपना लाइव करें, अपने संस्मरण, अपनी बातें बताएं जो सोचते विचारते। तो ये एक धीरे धीरे इसी तरह से एक दिए से दूसरा दिया जलाने वाली बात है। तो अगर ये मतलब जैसे मुझे किसी एक बहुत बड़े विद्वान और देश के बहुत नाम नहीं लूंगा, उन्होंने यही कहा था कि भाई हम जब ऐसा होता है कि हम अच्छाई को और सच्चाई को बीज की तरह बचा के रख लें, ये बहुत बड़ी बात है। वो कब फलित होंगे बात की बात है जी। फिर आखिरी बात तिलकेंद्र अरोड़ा जी से जी। वो आपने दीप की बात की तो मुझे वो दुष्यंत जी की वो बात याद आ गई। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ कर लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ कर लाओ दोस्तों, इस दीप में, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। तो अभी संभावनाएं हैं। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ कर लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। एक चिंगारी की जरूरत है। संभावनाएं अपार हैं, उस सुबह की संभावना अपार है। बस हमें उस सुबह को लाने की दिशा में काम करना होगा, उस दीप को प्रज्वलित करना होगा, और उसके बाद फिर दीप से दीप को, जैसा आपने कहा, प्रज्वलित करना होगा। तभी इस समस्या को हम सुधार कर सकते हैं। पहले आत्म सुधार, पारिवारिक सुधार, समाज सुधार और राष्ट्र सुधार, शुरुआत अपने से करना होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। धन्यवाद। धन्यवाद जी जी। मैं इसीलिए इस आज के माइक ऑफ कर दीजिए, माइक ऑफ। हाँ। इसीलिए आज के प्रोग्राम का नाम, शीर्षक ही है हम और हमारा समाज। पहले हमें सुधरना है, हमें अपने अंदर देखना है, मूल्यांकन करना है कि हम कहाँ खड़े हैं समाज में, कुछ कहने के काबिल हैं कि नहीं, हमारी कथनी और करनी में अंतर है क्या, तो हम खड़े हैं कहाँ, हमें देखें, अपने को देखें, फिर हम दीप जलाएं, कोशिश करें। और जैसा कि सर ने कहा कि अपने स्तर पर सब लोग करें। अब जागरूकता की जरूरत है, और काफी लोग कह रहे हैं कि जागरूक हो रहे हैं, सब जागरूक होना चाहिए सबको। तो बस एक दीप जलाने की जरूरत है। हम शुरू कर चुके हैं, काफी लोग शुरू कर चुके हैं, जो लोग जुड़े हैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। और वही लोग सब लोग हैं, आनंदा पाटनी जी, जमाना भी, पुष्पा अब वो जमाना नहीं रहा। एक महिला नौजवानों को लड़ते देख बीच बचाव करने आई, उसी को गोली मार दी गई। बिल्कुल सही बात है। इस पर एक मुझे किस्सा याद आ रहा है सर। एक किस्सा याद आ गया मुझे। बहुत, जब मैं जॉब करती थी, 8 साल हो गए रिटायर्ड हुए मुझे, और मैं फरीदाबाद जाती थी, गाजियाबाद या नोएडा जब रहती थी तब। मेट्रो की स्थिति बहुत खराब है। मेट्रो में बहुत बुरी बुरी स्थितियां देखने को मिलती हैं। मैंने घूर के देखा, बहुत गलत सिचुएशन में बच्चे थे, और मैंने घूर के देखा और थोड़ा जोर से नाराज हो गया, मेरे उसके बाहर हो गया, कंट्रोल के बाहर। देखा क्या तुम लोग करते हो, शर्म नहीं आती है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। वो जिस स्टेशन पर उतरना था उस स्टेशन पर नहीं उतरे, आगे नहीं बढ़े, अगले स्टेशन पर उतरे। दोनों लड़के लड़कियां मेरे को बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए जैसे खा जाएंगे। अब दूसरे दिन मुझे थोड़ा डर लगा कि मुझे इसी रूट से आना और जाना, और इसी ट्रेन से आना जाना, कहीं मुझे शूट उठ ना करे। कोई बात नहीं, शूट उठ कर दे, देखा जाएगा, काम करना क्या है मुझे। जो गलत था वो मैंने टोक दिया, जरूरी था टोकना। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि इसका भी डर अब हो गया है, लड़के कुछ भी कर सकते हैं, लड़कियां कुछ भी हो रहा है, कुछ भरोसा नहीं रह गया है। बस ये भरोसा है अपने आप पे कि हम लोग कुछ करें। जागरूकता लाने की जरूरत है समाज में, अपने बैठक में, अपने सोसाइटी में, पार्क में, कहीं भी बैठे और इस पर बातचीत करें। ये बहुत जरूरी है, संवाद बहुत जरूरी है। जो गलत हो रहा है उस गलत के खिलाफ बात करना जरूरी है। बस इतना ही हम चाहते हैं, और आप भी चाहते हैं। आज की चर्चा बहुत अच्छी रही, और जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, आदरणीय पुष्पा कान्याल दीदी और अंदा पाटनी दी
अमृत शर्मा सर, भूधर शर्मा सर और सोनिया जी, काफी लोग का नाम ऊपर जा चुका है जिसका नाम मैं नहीं ले पा रही, उनको मुझे माफ करिएगा। पुष्पा कन्याल का एक और आ गया कमेंट, लंदन में तो पुलिस चेक करने आई कि 10 दिन का बच्चा अलग कमरे में सो रहा है या नहीं, यही यहाँ भी हो रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं, लंदन की पॉलिसी अलग है, भारत भारत है, भारत को लंदन नहीं बनाया जा सकता, भारत को अमेरिका नहीं बनाया जा सकता। भारत एक संवेदनशील देश है, भारत एक पारिवारिक देश है, फैमिली की उत्पत्ति यहीं से हुई है, फैमिली का अवधारणा यहीं से बनी है। अमेरिका और लंदन में फैमिली का अवधारणा नहीं है। ये दोनों की संस्कृतियों में अंतर है, हमें समझना पड़ेगा कि दोनों की संस्कृतियों को एक हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो लोग नकल कर रहे हैं ना, वहाँ के नकल में लगे हुए हैं। खैर काफी समय हो चुका है, 9:11, इन बातों का तो खात्मा नहीं होगा। हाँ, दिया जरूर जलाने की जरूरत है, दीप जला रहे, कोशिश कर रहे हैं, हमारा एक प्रयास है, कोशिश है। और अगली बार हम किसी एक तीसरे विद्वान को इस पटल से जोड़ेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कोई नई इकाई, दूसरी इकाई, समाज जो परिवार के बाद जो इकाई आती है उस इकाई पर बातचीत करेंगे। और जो लोग श्रोतागण जुड़े हुए हैं उनमें से अगर कोई चर्चा में भाग लेना चाहता है, लाइव आना चाहता है, काफी सीनियर सिटीजन जुड़े हुए हैं, तो आपका स्वागत है, आप मुझसे संपर्क करें। एक मैसेंजर पे मैसेज देने की जरूरत है कि मैं जुड़ना चाहती हूँ, अपनी बात कहना चाहती हूँ, अगला इकाई ये होना चाहिए, अगले इस पॉइंट पर बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि ये एक समाज का काम है, सामाजिक काम है, अकेले का नहीं है। सब मिल करके इसको करेंगे, सजेशन देंगे तभी होगा, एक दूसरे के सुझाव से ही कोई बात आगे बनती है। आपका सलाह, आपका सुझाव सम्मानीय, स्वीकार है, माननीय है। बहुत बहुत धन्यवाद अरोड़ा साहब, आदरणीय लक्ष्मी वाजपेयी सर। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। सभी श्रोतागण को धन्यवाद, आभार, शुभ रात्रि।